गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो क्लियर है सबको? गुड इवनिंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। ठीक है। क्या कर गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्चुअली लास्ट क्लास जो लिए है वो आफ्टरनून में लिए है, तो वही कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हमने कर लिए काफी। नेक्स्ट जो हमें स्टार्ट करना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द ओपन सिस्टम्स। ठीक है, या फिर जिसको आप कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हो, वहां की हम बात कर रहे हैं, वो चीज हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें टॉपिक लिख लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू ओपन सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइड टू ओपन सिस्टम। टू ओपन सिस्टम, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा है ओपन सिस्टम ना, ओपन सिस्टम का कंडीशन क्या है? बेसिकली द मास ट्रांसफर। ओपन सिस्टम बोलते ही ये चीज आपको इंश्योर करना है कि मास ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मास ट्रांसफर होगा तभी आप बोल सकते हो कि एक ओपन सिस्टम है। चाहे इन हो, चाहे आउट हो, चाहे दोनों, कुछ भी हो, बस मास का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब सिस्टम की जो बाउंड्री है उससे मास क्रॉस होना चाहिए। ठीक, ये चीज। तो ओपन सिस्टम में अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं तो देखो क्या चीज है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मास सिस्टम में एंटर कर रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अपने साथ एनर्जी कंटेंट भी लेकर आ रहा होगा। करेक्ट, मास एंटर कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अपने साथ एनर्जी कंटेंट भी लेकर आ रहा है। अब एनर्जी इन व्हाट टर्म्स, हमें वो चीज डिस्कस करना है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, एक कंट्रोल वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं, लाइक दिस की ऐसे एक आपके पास सिस्टम है। ठीक है, ठीक, इस तरीके से आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम है। ठीक है, ये चीज, लेट सपोज इसका बाउंड्री हम ये अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज द बाउंड्री ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम, जिसको हम कंट्रोल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, जो इस बाउंड्री है कंट्रोल वॉल्यूम की, इसको हम कंट्रोल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज, सो दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। एंड ये जो बाउंड्री, इसको हम कंट्रोल सरफेस, कंट्रोल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज, ये चीज, तो ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, कंट्रोल सरफेस। ठीक है, ये चीज। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि ओपन सिस्टम, जैसे हमने अभी बोला कि मास ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है, मास ट्रांसफर होगा, ये कंट्रोल सिस्टम आपका कंट्रोल वॉल्यूम। अब आप एक चीज देखो, लेट सपोज मास का क्या हो रहा है, मास एंटर कर रहा है सिस्टम में। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि कोई एक मास है, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं जो इसमें एंटर कर रहा है। एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, जो सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये वो एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है जो सिस्टम में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट जो बेसिकली सिस्टम के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि
जब ये एंटर करेगा या जो एंटर कर रहा है, क्या ये फ्रीली एंटर कर सकता है सिस्टम के अंदर? यस और नो? क्या ये सिस्टम में फ्रीली एंटर कर पाएगा? फ्रीली कहने का मतलब है क्या कुछ इसको रेजिस्टेंस ऑफर होगा या फ्री में एंटर होगा विदाउट एनी टिकट? हाँ हाँ, कौन ऑफर कर रहा है? कौन ऑफर कर रहा है? कौन करेगा? नहीं नहीं, रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा? कहां से, मतलब बेसिकली रेजिस्टेंस इसको मिलेगा कहां से रेजिस्टेंस? आगे के मॉलिक्यूल्स, यस एग्जैक्टली, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में कोई आप वॉल्यूम जो आपके पास सिस्टम है उसमें कुछ एंटर करा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है आपका कोई सिस्टम है तो उसमें ऑलरेडी कुछ तो प्रेजेंट होगा, कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, तभी आपने सिस्टम बोला। एंड अगर कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा न्यू एलिमेंट, जो बेसिकली जो भी आपका न्यू मास एंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर। बेसिक सी बात। अब जब ये एंटर कर रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसको प्रेशर फील होगा यहाँ पे, देयर विल बी सम प्रेशर फ्रॉम हियर, कुछ ना कुछ प्रेशर है, वैसी बात है, कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा। एंड अगर ये प्रेशर है तो इसको, ये प्रेशर को, मतलब ये जो प्रेशर फोर्सेस लगेंगे उसको ओवरकम करना पड़ेगा, तभी वो बेसिकली एंटर कर पाएगा सिस्टम के अंदर। अब देखो, फ्लूइड में, हम फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करते हैं प्रेशर एनर्जी की, बट इन थर्मोडायनेमिक्स वी से कि फ्लो वर्क, मतलब आपको पता है कि कुछ प्रेशर एनर्जी होगा तभी बेसिकली वो फ्लो हो रहा है, बट थर्मोडायनेमिक्स हम क्या बोल रहे हैं कि देयर विल बी सम सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क व्हिच इज टू बी डन सो दैट फ्लो कैन बी मेंटेन्ड, मतलब फ्लो को मेंटेन कराने के लिए जो वर्क की रिक्वायरमेंट है वो है फ्लो वर्क। और वो फ्लो वर्क कुछ नहीं है, वो बस ये है कि जो आपका फॉर एग्जांपल जो फ्लूइड एलिमेंट है इसको अगर अंदर एंटर करना है तो ये जो प्रेशर फोर्सेस लग रहे हैं इनको ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, तो वही बेसिकली आपका फ्लो वर्क होता है। तो फ्लो वर्क बेसिकली क्या है? वर्क रिक्वायर्ड सो दैट वी कैन मेंटेन द फ्लो। फ्लो का मेंटेन होना कब पॉसिबल है? जब कुछ कंटिन्यूअसली मास एंटर कर रहा है सिस्टम के अंदर। अगर कुछ एंटर नहीं कर रहा तो आप कैसे बोल सकते हो कि कुछ फ्लो हो रहा है? फ्लो होने का मतलब ये कि कुछ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम। ये चीज जब तक नहीं स्टैब्लिश होगी तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि फ्लो हो रहा है। अब फ्लो होगा तो फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना है। वर्क क्यों करना है? बिकॉज देयर इज सम रेजिस्टेंस, एंड अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स वर्क तभी डिफाइन है जब कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा हो, ठीक है। ये पूरे थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज याद रखना कि जब भी आप वर्क की बात करो तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर हम थर्मोडायनेमिक वर्क डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज, अब ये एंटर कर रहा होगा, लेट सपोज, देखो इस चीज को हम कंसीडर करते हैं, लेट सपोज ये एंटर कर रहा है, ये एंटर करा तो लेट सपोज वर्क हमें कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे तो वो का बेसिकली क्या होगा? प्रेशर फोर्सेस P इंटू ए, बेसिकली वर्क तो यही है आपके पास एफ डी एक्स, वर्क निकालने का तरीका यही है, बट फोर्सेस कौन से फोर्सेस को ओवरकम करना है? रेजिस्टिव फोर्सेस, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? लेट सपोज dx डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट सपोज, ठीक है। सो दिस विल बी द वर्क, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया ए डी एक्स, ठीक है। अब लेट सपोज दिस इज द वर्क। अगर आपको ये पर यूनिट मास इस पे लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे पर यूनिट मास बेसिस पे लिखना है तो ये आपके पास वर्क हो गया एरिया ए डी एक्स, एंड अगर आपको पर यूनिट मास इस पे लिखना है तो आपको बस मास से डिवाइड करना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मास हमको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ना, ये चीज, तो मास लिखना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही है एडीएक्स वाली चीज है ना, ये चीज। तो अब इसको यहाँ से कैंसिल आउट, इसको हम कैंसिल करेंगे फाइनली यहाँ से, तो ये आपके पास जो वर्क आता है इट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और वी कैन से वर्क इक्वल्स टू प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। याद ये रखना है कि जो वर्क है इट इज पर यूनिट मास बेसिस, पर यूनिट मास, ठीक है। ये चीज पर यूनिट मास बेसिस पे लिखा है क्योंकि हमने मास से डिवाइड किया बेसिकली, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को एडीएक्स बेसिकली लिखा, एडीएक्स से एडीएक्स चीज कैंसिल आउट, फाइनली प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी बनता है, तो वर्क प्रेशर इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि 1 अपॉन डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। तो ये जो वर्क आया है दिस इज द फ्लो वर्क, है ना, पर यूनिट मास बेसिस पे। तो ऑब्वियसली बात है कोई भी फ्लूइड है अगर उसको फ्लो करना है तो उसको इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लो वर्क की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है, इतने सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लो वर्क की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी सो दैट कि आपका फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख लेना फ्लो वर्क का। वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, वर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। ठीक है, इसी में एक और इसका डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, इट इज द वर्क required to displace infinitely ठीक है, इट इज अ वर्क रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस। ठीक है, जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो फ्लूइड एलिमेंट को। इनफाइनाइटली स्मॉल बोलने का मतलब कि वेरी स्मॉल। ठीक है, इनफाइनाइटली का मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत लार्ज। इनफाइनाइटली स्मॉल ये बेसिकली एक साथ वर्ड यूज होता है। कई जगह ऐसा लिखा होता है इनफाइनाइट सिमिली करके बोल देते हैं, या इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट, है ना। डिस्प्लेस एज इनफाइनाइटली स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये फ्लो वर्क हमेशा रिक्वायर्ड रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको फ्लो स्टैब्लिश करना, इट मींस फ्लो को आपको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। डिस्प्लेस कराना है तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्सेस रहेंगे जो उसके फ्लो को अपोज कर रहे होंगे। अब फ्लो को अपोज कर रहे तो कुछ आपको वर्क बेसिकली करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, तब जाके आप क्या करा सकते हो, फ्लो स्टैब्लिश करा सकते हो। तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है, फ्लूइड एलिमेंट एंटर कर रहा तो एक वर्क तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा तब जाके वो एंटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इंपॉर्टेंट स्टडी फ्लो ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम SFEE। ठीक है, SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम से क्लियर है, स्टडी फ्लो की आप बात करो। स्टडी बोलने का मतलब क्या है कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ भी चेंजेस हो नहीं रहे। ठीक है, कोई भी आप सिस्टम के पैरामीटर्स की बात करते हो तो कुछ वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो वही चीज है, सबसे पहले कंट्रोल वॉल्यूम हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज अगेन आपका कंट्रोल वॉल्यूम कुछ इस तरीके से, है ना। सो दिस इज योर कंट्रोल वॉल्यूम एंड ये आपका हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल वॉल्यूम। अब लेट सपोज यहाँ पे एंट्री हो रही है विद मास फ्लो रेट m1 और यहाँ से एग्जिट हो रहा है मास फ्लो रेट m2। ठीक है, डॉट लगाने का मतलब है मैं रेट की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला मास फ्लो रेट। ठीक है, सिंपली m मतलब वो केजी है, बट रेट है इट मींस वो केजी पर सेकंड की हम बात कर रहे हैं, है ना। केजी पर सेकंड, फ्लो रेट मतलब
मास पर यूनिट टाइम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इट सपोज देयर विल बी सम सर्टेन वेलोसिटी c1 वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड, v मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्चुअली क्या वो मैं वेलोसिटी को c लिख रहा हूँ तो उस v वहां लिख दिया मैंने वो, ठीक है। तो c1 बेसिकली इसलिए v को v नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम वॉल्यूम को v लिख रहे हैं तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जनरली c वर्ड यूज करते हैं हम वेलोसिटी के लिए। तो c1 वेलोसिटी हो गया आपका, ठीक है। सेकंड आपका इंटरनल एनर्जी होगा जो भी, फिर देन आपका दूसरा चीज एंथैल्पी। अच्छा एंथैल्पी का खैर चलो हम बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंथैल्पी को हम आगे आगे डिस्क्राइब करेंगे कि वो इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो वर्क होता है, ठीक है। प्लस हाँ इंटरनल एनर्जी एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लो एनर्जी, फ्लो वर्क रिक्वायर्ड होने वाला ये चीज, ठीक। इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो ये देयर विल बी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है एंड वही उसके करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज बाहर निकल रही है, ठीक है। कुछ इस तरीके से C2 आपका हो गया वही मीटर पर सेकंड, U2 हो गया P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब फ्लो वर्क आपका एट सेकंड कंडीशन, वो सब चीजें, ठीक है। अच्छा ये सिस्टम है, लेट्स सपोज सिस्टम में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिस्टम के अंदर एंटर कर रहा है आपका हीट ट्रांसफर एंड सिस्टम इज परफॉर्मिंग सर्टेन वर्क, ठीक है। ये चीज हम अज्यूम कर रहे हैं, सर्टेन वर्क ट्रांसफर। तो सिस्टम के अंदर हीट का इनपुट है एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर हो रहा है, तो ये आपके पास सिस्टम है, ठीक है। आपको सर्टेन सारी चीजें पता चल चुकी है कि ये चीजें हो रहा है, ये एंटर कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का मास इंटरेक्शन है, एनर्जी इंटरेक्शन, वो सब चीजें हमने यहाँ लिख दी। अब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बोलने का मतलब है कि आप एक ऐसे फ्लो का एनालिसिस कर रहे हो जो कि स्टडी नेचर का है, मतलब जहां पे कोई भी वेरिएशन नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसे हमने स्टडी फ्लो बोला ना, तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, सबसे पहले तो खैर यहाँ पे एक चीज लिख ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन एक चीज हम यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं, वो ये है कि m.1 माइनस m.2 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा m ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। जो कि बेसिकली इसका डिफरेंस होने वाला है, वही आपका सिस्टम कंट्रोल, जो सिस्टम है कंट्रोल वॉल्यूम, उसका ही मास में चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, मतलब लेट सपोज m1 का वैल्यू 5 है, ठीक है। m1 5 kg पर सेकंड से एंटर कर रहा है एंड एग्जिट हो रहा है 3 kg पर सेकंड, तो व्हाट अबाउट 2? 2 बेसिकली कहां होगा? 2 बेसिकली आपका कंट्रोल वॉल्यूम में चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे मास में, वो चीज है। एंड लेट सपोज स्टडी स्टेट है तो आपको ये सब वेरिएशन देखने को नहीं मिलेंगे, सिंपली होगा क्या, फॉर द स्टडी स्टेट कंट्रोल वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब चेंज इन द कंट्रोल वॉल्यूम, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में हो चाहे मास के टर्म्स में, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब जो भी है वो वही है, चेंज नहीं हो रहा है कुछ। स्टडी का मतलब यही है। तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन हम ये लिख रहे हैं, बट फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो, फॉर स्टडी फ्लो चेंज इन मास ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम इज 0, ठीक है। बट ये वाले केस हम डिस्कस करेंगे कहां पे, अनस्टडी वाले केसेस में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ स्टडी फ्लो। तो चेंज इन मास ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम वो नहीं होगा कुछ, अगर वो नहीं है इट मींस कि मास एट इनलेट मतलब फर्स्ट विल बी इक्वल्स टू मास एट आउटलेट दैट इज सेकंड, ये चीज किसके केस में, स्टडी फ्लो के केस में, ठीक है। स्टडी फ्लो के केस सिमिलर वे में हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। बट हाँ ये वाले केसेस हम डिस्कस करेंगे अनस्टडी वाले नेक्स्ट, इसके बाद अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन सेम चीज, यही सेम चीज होगा कि एनर्जी, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं स्मॉल लेटर से, मतलब स्पेसिफिक E.1 minus E.2 will be equals to change in energy of control volume, ठीक है। But for steady flow there will not be any change in the energy of a control volume,
हाँ स्मॉल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं उसको स्पेसिफिक टर्म्स में अज्यूम करो कि मैंने एनर्जी जो भी लिखूंगा स्पेसिफिक टर्म्स से, कैपिटल भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए, स्मॉल स्पेसिफिक कैपिटल टोटल, ठीक है। फॉर अ स्टडी फ्लो वी कैन राइट की डेल्टा ई ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम इज 0, सो वी कैन से कि E डॉट 1 इक्वल्स टू E डॉट 2, है ना, ये चीज। बाकी अनस्टडी वाला केस बाद में, है ना, वो चीज डिस्कस करेंगे, बट इन शॉर्ट आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन फॉर अ स्टडी फ्लो जितना इन है उतना आउट है, मास के टर्म्स में भी एनर्जी के टर्म्स में भी, जितना इन उतना आउट इन टर्म्स ऑफ किसके केस में, सॉरी स्टडी फ्लो के केस में, स्टडी फ्लो के केस में आपको मास एंड एनर्जी के टर्म्स में इन एंड आउट बराबर मिलेगा, ये चीज। क्योंकि जो कंट्रोल वॉल्यूम है, क्योंकि आप जब स्टडी बोल रहे हो तो मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में कोई चेंजेस हो नहीं रहे, अब जब कंट्रोल वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली बात है जो आपका इन है वही आउट है, ठीक, ये चीज। तो अब बात आती है कि जब आप एनर्जी इन की बात करते हो, जो एनर्जी इन हो रही है मतलब इनलेट पे जो एनर्जी है आउटलेट पे एनर्जी, वो बराबर बोला है, बस उसी का हमें यूज करना है एंड स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो उसी को हम आगे लिखते हैं, देखो नेक्स्ट कहने का मतलब ये था अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन से कि E डॉट 1 इक्वल्स टू E डॉट 2, ठीक है, इस तरीके से। अब E डॉट 1 एंड E डॉट 2 की अब बात करो तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या क्या एनर्जी एंटर हो रहा है, देखो आपका जो एनर्जी एंटर हुआ है सिस्टम के अंदर, अच्छा एनर्जी एंटर हो रहा है, इसमें आप लिखोगे सबसे पहले तो, अच्छा इसमें हमने एक एनर्जी हमने नहीं लिखी है, हमने एक और एनर्जी लिखना चाहिए था वैसे, पोटेंशियल एनर्जी भी, ठीक है, एक एनर्जी हमने यहाँ पे मिस कर दी कि लेट सपोज पोटेंशियल एक डेटम लाइन से इसका जो एक डेटम लाइन भी बना लेता है ना, डेटम लाइन बना लेता है एंड ये चीज यहाँ पे लिख लेता है, Z2 Z1 पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म भी हम कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी आगे इसमें नोट कर लेना जो प्रीवियसली आपने लिखा था, ठीक है। तो अब देखो एनर्जीज कौन सी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड द फ्लो वर्क, ये सारी एनर्जी एंड आल्सो द हीट ट्रांसफर एंड आल्सो द हीट ट्रांसफर, ठीक है, ये सारी एनर्जीज होगी। एंड अगर आप आउटलेट में देखोगे तो आउटलेट में वही सेम की काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, फ्लो वर्क एंड व्हाट वर्क, ठीक है, ये चीज। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे देखो किस तरीके से लिखेंगे, सबसे पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल एनर्जी लेट सपोज U1 प्लस फ्लो वर्क, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी लेट सपोज C1 स्क्वायर बाय 2, ठीक है, C1 स्क्वायर बाय 2। अच्छा पर यूनिट मास बेसिस पे लिख रहे हैं तो मास डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ इट मींस, वरना हाफ mv स्क्वायर होता है तो मास डिवाइड कर दिया तो C1 स्क्वायर बाय 2 होगा सिर्फ, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी GZ1, ठीक है, ये चीज, प्लस द हीट ट्रांसफर जो भी आपका हीट ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका U2 प्लस फ्लो वर्क एट द सेकंड मतलब आउटलेट, देन आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट आउटलेट, ठीक है, प्लस GZ2 प्लस द वर्क ट्रांसफर, ठीक है, ये चीज। तो ये फाइनली आपका क्या बन गया, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। हाँ 2000 पे आते हैं, 2000, अच्छा हाँ ये 2000 मैंने यहाँ लगा दिया, 2000 वाली कहानी पे आते हैं। देखो अब एक्चुअली है क्या है कि जब आप जब भी केसेस पढ़ोगे तो मोस्टली जो एंथैल्पीज
एंड इंटरनल एनर्जी, ये सब किलो जूल के टर्म्स में गिवन होता है, जनरली आपको किलो जूल के टर्म्स में गिवन होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हम इक्वेशन यूज कर रहे हैं इसको भी किलो जूल के टर्म्स में यूज करेंगे। तो अगर आप किलो जूल के टर्म्स में यूज कर रहे हो, मतलब आपको जो इंटरनल एनर्जी दी है वो किलो जूल के टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली बात है जब भी आप इक्वेशन लिख रहे हो, चीजों को ऐड कर रहे हो, इट मीन सबका क्या होना चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं कि यूनिट अलग अलग हो जाएगा। तो यूनिट को सेम करने के लिए बेसिकली हम सबको किलो जूल के टर्म्स में लिखेंगे। इसलिए लेट सपोज कि इंटरनल एनर्जी, ये फ्लो वर्क सब आपको बेसिकली क्या है, किलो जूल के टर्म्स में दे रखे हैं। देन वी कैन राइट कि ये 2 नहीं 2000 होगा यहाँ पे, ये डिवाइड बाई 1000 होगा, ठीक है, ये 2000 होगा और ये डिवाइड बाई 1000 होगा, ये चीज, ठीक है। एंड सेकेंड चीज ये कि दिस इज, इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको एंथैल्पी बोला गया बेसिकली, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। सो वी कैन राइट की फाइनली एंथैल्पी एट 1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है, प्लस GZ1 बाई 1000 प्लस हीट ट्रांसफर। अच्छा, हीट ट्रांसफर भी किलो जूल के टर्म्स में, ये गलती मोस्टली क्वेश्चंस में मिस्टेक, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, सिंपल एक इक्वेशन लिखना है एनर्जी बैलेंस करके। गलती हमेशा यूनिट्स की होगी एंड यूनिट्स का मिस्टेक यूजुअली होता है, वो चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे बहुत आए अभी तक गेट पे प्रीवियसली, तो बस यूनिट का मिस्टेक है, बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो C2 स्क्वायर बाई 2000 हो गया प्लस आपका GZ1 सॉरी Z2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस वर्क ट्रांसफर एंड व्हाट, ठीक है, कंप्लीट। हाँ C1 स्क्वायर लिखा ना, मास है तो खाली मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, मीटर पर सेकंड होगी, तो मैं 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मीटर को किलोमीटर में करना है, मुझे टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ये यूनिट होगी किलो जूल पर केजी। जूल, अब लेट सपोज मुझे किलो जूल चाहिए तो आई विल राइट किलो जूल पर केजी होगा तो इट विल बी C स्क्वायर बाई 2000। ठीक है, मतलब डाउट है अभी भी? नहीं मैंने तो कहा कि वो उसकी यूनिट तो मीटर पर सेकंड होती है, मतलब कि हाँ, मीटर पर सेकंड, हाफ MC स्क्वायर इसका यूनिट है जूल, वो चीज, ठीक है। तो यूनिट ध्यान रखना किलो जूल पर केजी के टर्म्स में, ठीक है, ये चीज। अब लेट सपोज किलो जूल पर केजी के टर्म्स में नहीं लिख रहा है, मुझे टोटल के टर्म्स में लिखना, तो इट मींस मुझे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्या मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मास से मल्टीप्लाई करते हो आप, लेट सपोज अगर आप मास से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो मास ऑब्वियसली आता है मास फ्लो रेट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हीट एंड वर्क ट्रांसफर पे डॉट लगा, इट मींस कि ये क्या है, देखो यहाँ पे नहीं लगाया था, यहाँ पे यूनिट क्या लिखेंगे अब, कहाँ से किलो जूल पर केजी, वो तो लिख तो दी, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर सेकंड था ना, मास से मल्टीप्लाई करके, अरे सेकंड में है सर, किलो हाँ किलोमीटर पर सेकंड है,
ठीक है, किलोजूल पर सेकंड मतलब किलोवाट, ठीक है। मास फ्लो रेट से आप मल्टीप्लाई करा रहे हो, ठीक है, मास फ्लो रेट, ठीक है, इसलिए एम डॉट लिखा है मैंने, ये डॉट इसलिए तो लगाया है। क्यू डॉट डब्ल्यू डॉट, इट मींस इनको भी किलोवाट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। मैंने मास से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा, इट मींस अब मैं जो क्यू एंड डब्ल्यू रखूंगा वो किलोवाट के टर्म्स में होंगे, ठीक है, ये चीज। तो इक्वेशन ये डिपेंड करता है, अगर आपको ये यूज करना जो डाटा गिवन उसके अकॉर्डिंग मास फ्लो रेट नहीं दिया तो ये यूज करोगे, दिया है तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे यूज करोगे। फाइनली जनरली इसको सिंप्लीफाई करके जनरली ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज फाइनली इन शॉर्ट आप इसको याद करो, मतलब आपकी मर्जी, आप तीनों क्वेश्चन है कैसे भी सिंप्लीफाई करके यूज करो, आपके ऊपर है, ठीक है। बट जनरली ये ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, मतलब मुझे तो ये कन्वीनियंट लगता है, बाकी आपके ऊपर है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्यू के ऊपर डॉट को लगाते हैं, लेकिन अलग कलर से लगाएंगे उसको, है ना। तो बेसिकली ये इक्वेशन हो गई। अब चाहे आप इसको किलोजूल पर केजी के टर्म्स में यूज करो, चाहे विदाउट किलोजूल किलोवाट के टर्म्स में यूज करो। मास फ्लो रेट नहीं दिया होगा तो मास फ्लो रेट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो सिंपली इक्वेशन किसके टर्म्स में होगी, किलोजूल पर केजी। मास फ्लो रेट दिया देन इट विल बी इन किलोवाट्स, बस ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपके ऊपर है ना। तो ये आपके पास इक्वेशन बनती है। अब इसी इक्वेशन पे अलग अलग केस बनते हैं एंड अलग अलग इक्वेशन बनती है, वो हम चीजें डिस्कस करते हैं, या फिर उससे पहले एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं, है ना, या केसेस लिखे पहले। अच्छा चलो केस लिख लेते हैं पहले, एक काम करते हैं कुछ केसेस लिख लेते हैं, फिर इजीली आप न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें लिखना हेडिंग इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, नोजल, देखो नोजल का पर्पस क्या होता है, नोजल का पर्पस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ बस वेलोसिटी बनता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वजह से थोड़ा ना बनता है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, फ्लो का एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट। नोजल इट मींस देखो वो डिफ्यूजर, हाँ बट नोजल मैंने ऐसा बनाया, इसका उल्टा भी नोजल बन सकता है, वो अलग चीज है, वो इनकम्प्रेसिबल वाले केस में चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे एंटर कर रहा है, कुछ एग्जिट कर रहा है। नोजल का पर्पस ऑब्जेक्टिव है फ्लो एक्सेलरेट कराना, इट मीन मतलब उसका वेलोसिटी का इंक्रीमेंट करना, वेलोसिटी को इंक्रीज कराना, ठीक है। तो अगेन वही चीज की सर्टेन वेलोसिटी के साथ ये एंटर करता है, सर्टेन वेलोसिटी के साथ एग्जिट करता है, ठीक है, ये चीज। अब बाकी वही है कि अब इंटरनल एनर्जी और फ्लो को अलग अलग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली कंबाइन करके एंथैल्पी, ये एंथैल्पी इतना एंटर कर रहा है, यहाँ एंथैल्पी का इतना एग्जिट है, ठीक है। अच्छा, नोजल के केस में जनरली हम क्या चीज कंसीडर नहीं करते, द पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज लेट्स सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो कोई भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, तो अगर इन केस दिया तो फिर वो बात अलग है, वो आप कंसीडर कर सकते हो तब। बट मैं अज्यूम करके चलो कि डेटम से पॉइंट्स का कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं है, ठीक है। एंथैल्पी हो गया, और अच्छा हाँ, इसमें सबसे पहले मैं कुछ अजम्पशंस लिख लेते हैं। अजम्पशन ये हैं जैसे कि
assumptions हम ये लिख रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, मे भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ और भी हो या कुछ नहीं भी हो, वो आपको पढ़ना है, बस वो चीज आपको क्वेश्चन में देखनी है। बट यूजुअली क्या होगा, नो हीट एंड वर्क ट्रांसफर, एंड ऑब्वियसली बात है नोजल का पर्पस वेलोसिटी का इंक्रीमेंट करना है। हीट एंड ट्रांसफर हम ये अज्यूम करें कि नहीं होगा, मतलब बेसिकली ये क्या इंसुलेटेड, ये चीज ठीक है। दूसरा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा लिख लेता है डेल्टा पीई, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो और नेग्लिजिबल ऐसा बोल सकते हैं। तो हीट ट्रांसफर नहीं है, वर्क ट्रांसफर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज जीरो है। और कई बार ऐसा भी केस होता है कि इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम क्या वैल्यू मान लेते हैं कि वो नेग्लिजिबल है आउटलेट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में, वो केस भी रहता है, ठीक है। तो उसका एक सर्टेन फॉर्मूला बनता है पूरा, वो चीज उसको लिख लेंगे, बट पहले अभी हम ऐसे कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये अजम्पशन सिर्फ ये दो। तो आपने लगाया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो, देखो तो हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर नहीं है, ठीक है, बचा क्या आपका सिंपली लेफ्ट साइड वाला पार्ट जीरो, ठीक है, पर केजी के टर्म्स में लिख रहे हैं तो लेट सपोज H2 माइनस H1 प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाय 2000 ये बचा, ठीक है, ये पार्ट बचता है, ठीक है, ये इतना बचा। अब यहां से देखो आप, हमें क्या चाहिए, हमें तो इंपॉर्टेंट है आउटलेट वेलोसिटी, ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, देखो इट इज व्हाट 2000 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एच लिख लेते हैं, एंथैल्पी का चेंज, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी का चेंज, प्लस प्लस क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर, ये चीज, तो ये आपका C2 और ये C2 स्क्वायर। अब इन केस अगर आपको ये गिवन है क्वेश्चन में कहीं कि इफ आपको बोल रखा है कि नेग्लिजिबल कंसीडर करना है, ठीक है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू C2, इन कंपैरिजन टू C2, ठीक है, तो आप यहां से क्या लिखोगे कि बेसिकली C2 विल बी व्हाट अंडर रूट 2000 डेल्टा एच, ठीक है, ये चीज अंडर रूट 2000 इंटू डेल्टा एच, और C1 तो नेग्लेक्ट हो गया तो कंसिडर नहीं किया उसको हमने। अच्छा, अंडर रूट 2000 का वैल्यू कितना होता है, अराउंड 44 समथिंग होना चाहिए, एक बार चेक करना है, 44.7 समथिंग होना चाहिए, आई थिंक 44 कितना होगा, इट इज अराउंड 44.72, हाँ 44.72 इंटू डेल्टा एच लाइक दिस, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये इसको लिखने के पीछे रीजन ये है, कई बार जैसे आपको एग्जाम देते हो वहां पे आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, ठीक है, 44.72 डेल्टा एच इतना, और जनरली डेल्टा एच का वैल्यू ऐसा दिया रहेगा सिंपल 1000 के टर्म्स में, तो आप इजीली वेलोसिटी बता सकते हो, मतलब जहां पे कैल्सी अवेलेबल नहीं होगा तो वहां पे इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देंगे जहां पे कैलकुलेशन सिंपल है, बट आपको ये कंसेप्ट इतना पता हो यहाँ तक है, हाँ अंडर डेल्टा एच, ये हाँ ये अंडर डेल्टा एच होगा, अंडर डेल्टा एच, तो जैसे 1000 दे दिया मतलब 100 दे दिया, वो चीज 10 हो गया, 10,000 दे दिया बेसिकली 100 हो गया, वो सब चीजें होगी, हाँ ठीक है, ये चीज, तो यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक चीज देखो कि अब हाँ यहाँ पे एक चीज आपको ये नोटिस करनी है, ये सब आपने किलो जूल के टर्म्स में लिखा हुआ है, ये 2000 ये सब किलो जूल के टर्म्स में, तो यहाँ डेल्टा एच किस में लिखोगे, ठीक है, बस कई बार क्योंकि क्वेश्चन में किलो जूल के टर्म्स में नहीं दिया, सिंपली जूल में दे दिया, तो आप वो रखने की गलती मत करना बस, क्योंकि ये 2000 आया क्यों, क्योंकि आपने इक्वेशन पर किलो जूल के टर्म्स में लिखी है, मतलब किलो जूल के टर्म्स में, किलो जूल पर केजी,
तो मतलब आपने एंथैल्पी भी किलो जूल के टर्म्स में रखा होगा, और अगर यहाँ पे आपने एंथैल्पी जूल में टर्म्स में रख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि दिस डेल्टा एच, वेयर डेल्टा एच किसमें, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी के टर्म्स में, ये चीज याद रखना। डेल्टा एच का जो यूनिट रखा है ये कब पॉसिबल है, मतलब ये लिखा तो हमने कि C1 नेग्लिजिबल होगा इन कंपैरिजन टू C2, अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज, देन C1 को मैं नेग्लेक्ट करूं, देन फाइनली ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ये फॉर्मूला बेसिकली वहां के लिए है जहां पे बेसिकली कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता, वहां पे बेसिकली, बाकी कैल्शियम तो ये याद करने की जरूरत है, हम तो इसी से सॉल्व कर देंगे, इतना आगे एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं हमें। वो तो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई बार होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन आ गया कि नोजल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा वेलोसिटी भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि इनिशियली जो इनलेट काइनेटिक एनर्जी वो नेग्लिजिबल है। इनलेट काइनेटिक एनर्जी के नेग्लिजिबल होने का मतलब C1 इज नेग्लिजिबल, तो वो चीज है। तो कि आउटलेट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आउटलेट पे वेलोसिटी कितना होगा, अगर एंथैल्पी का जो ड्रॉप है वो इतना किलोजूल पर केजी है, तो सिंपली यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट नो हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर, बेसिकली ये तो बहुत सिंपल सा असम्पशन है, ये तो हमेशा आपको यूजुअली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज तो नोजल का पर्पस ऑब्जेक्टिव बेसिकली है फ्लो का वेलोसिटी को इंक्रीज करना। ठीक है, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर हम बेसिकली कंसीडर नहीं करते इन केस ऑफ नोजल। सिमिलर वे में है आपका डिफ्यूजर, डिफ्यूजर का वर्क अपोजिट है जस्ट नोजल के, वहां पे आपका काम वेलोसिटी का इंक्रीमेंट नहीं है, वहां पे प्रेशर का इंक्रीमेंट है कि प्रेशर को इंक्रीज करना। नोजल के अंदर फिन्स हैं सर जो, हाँ तो रोटेट कर रही है, ठीक है, फिर तो C2 ग्रेटर है बहुत ज्यादा, हाँ तो C2 ग्रेटर तो होगा ही। अरे बेसिकली नोजल का एप्लीकेशन आप देखोगे पावर प्लांट में, जब हम क्या करते हैं टर्बोजेट इंजन हो तो उससे पहले नोजल लगाते हैं, वो नोजल बेसिकली वेलोसिटी बढ़ाता है, एंड वेलोसिटी हाई वेलोसिटी आपका बेसिकली आगे सिस्टम में जा रहा होता है। C2 C2 तो ज्यादा होगा ही, ऑब्जेक्टिव हम नोजल को डिजाइन किस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमें हायर एंड पे वेलोसिटी चाहिए। हाँ C2 तो ज्यादा होगा ही, वो तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि आपने कुछ ऐसा सिस्टम ड्रॉ किया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें वेलोसिटी आपको बढ़ा हुआ मिल रहा है, मतलब वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये चीज। हाँ हाँ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन तो जस्ट वही सिंपल वाली चीज होगी ना, आपने सर्टेन मास फ्लो रेट एंटर किया, ठीक है, अब आगे आपने एरिया ड्रॉप कर दिया तो ऑब्वियसली वेलोसिटी तो इंक्रीज करेगा, वो चीज भी है। बट क्वांटिटी इक्वेशन के केस में हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि डेंसिटी इज कांस्टेंट, ए और V1 जो आप बात कर रहे हो, वो क्वांटिटी इक्वेशन हम ये अज्यूम करते हैं कि वो इनकम्प्रेसिबल है, वो सब चीजें, बट इनकम्प्रेसिबल, बट कंप्रेसिबल वाले केसेस में डिफरेंट चीज भी हो सकती है। यही नोजल एज अ डिफ्यूजर भी एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन की इनिशियल कंडीशन क्या है। ठीक है, बट अभी के लिए वो डिस्कशन नहीं, वो डिस्कशन हम बाद में रखेंगे, है ना, जब हम इनकम्प्रेसिबल वाला केसेस पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे तब। अभी के लिए जस्ट चीज समझो कि वो नोजल है, वरना अदरवाइज वो क्या हो सकता है, वो डिफ्यूजर भी हो सकता है कि अगर इनपुट कंडीशंस मतलब इनलेट कंडीशंस डिफरेंट हुई तो तब के केस में। ठीक, नेक्स्ट लिखना है इसके बाद डिफ्यूजर, सेकंड वन, सेकंड ठीक है, डिफ्यूजर जनरली आपको इस शेप का दिखाई देगा। अगेन ये सब शेप्स में मैं डिफ्यूजर इसको बोल रहा हूँ, इट मींस मैं फ्लो को इनकम्प्रेसिबल कंसीडर कर रहा हूँ। अगर जब मैंने इसको कंप्रेसिबल कंसीडर कर लिया तो डेफिनेटली चेंजेस हो सकते हैं, ये नोजल की तरह भी एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो चीजें भी हमें दिमाग में रखनी है। ठीक है, C1 C2 वही चीज, ये एंथैल्पी H1 S2, अजम्पशंस वही सेम है। अगर आप अजम्पशंस की बात करते हो, अजम्पशंस जो है यहाँ पे जब अज्यूम कर रहे हैं बेसिकली वो सेम है, मतलब शॉर्ट में अगर आप लिखे तो हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, एंड सेकंड चीज की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 0 या इक्वल टू 0 ही मान ले, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो वही चीज है, अगेन वही आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करते हो वही इक्वेशन, कौन सा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला कोई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हमें कोई अलग अलग केसेस के लिए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो एक सिंपल इक्वेशन, उसी को अप्लाई करना है जस्ट। तो अप्लाई करते हो, अगेन लेफ्ट साइड में आपको सब कुछ 0 मिलेगा क्योंकि हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर नहीं है। S2 माइनस H1, ठीक है, S2 माइनस H1 हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर बाय 2000। तो यहाँ से आप बेसिकली कोई भी पैरामीटर निकाल सकते हो। लेट्स सपोज C2 निकाल रहे हो, जो पैरामीटर पूछा वो आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो, जो भी पूछा जाए। बट डिफ्यूजर का पर्पस क्या है, बेसिकली प्रेशर को इंक्रीज करना, वो हमारा एक पर्पस रहता है। अगेन इट इज अ डिफ्यूजर, ये हम कब बोल सकते हैं, जब हम ये मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मेरा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल एंटर कर रहा है। कंप्रेसिबल होता है तो टोटली डिफरेंट चीज होती है। ठीक है, तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बाकी क्या अजम्पशंस हो सकते हैं आपके डिवाइस के लिए, वो चीज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो सिस्टम आपके हो गए, टरबाइन्स हो गया, पंप हो गया, ठीक है, बॉयलर हो गया, वो सब चीजें, तो उसमें हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे लेट सपोज मैं लिख रहा हूं टरबाइन, थर्ड लेट सपोज मैंने लिखा टरबाइन। ठीक है, टरबाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, टरबाइन को जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, टरबाइन को हम जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका वही कि एंथैल्पी H1 एंटर कर रहा है, एंथैल्पी H2 एग्जिट कर रहा है। अच्छा, हम जनरली टरबाइन्स के केसेस में ना इनलेट काइनेटिक एनर्जी, आउटलेट काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें हम कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो लेट्स सपोज अगर मैं अजम्पशंस यहाँ पे लिखूं सबसे पहले, हाँ अगर दिया है तो वो बात अलग है, आपको कंसीडर करते हो करना ही है, वो तो कोई बड़ी बात है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में एक्स्ट्रा चीज लिखने वाली बात होगी और कुछ नहीं। बट हमारा जनरली अजम्पशन ये रहेगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इन सबका समेशन, इन सबका चेंज बेसिकली 0। और कई बार केस हम ये भी कंसीडर कर लेना है कि हीट ट्रांसफर इज आल्सो 0, इंसुलेटेड, तो वो वाली चीज है। वर्क ट्रांसफर, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है टरबाइन से, वर्क प्रोड्यूस करना, टरबाइन का पर्पस ही यही है कि कुछ ना कुछ ये वर्क प्रोड्यूस करके दे हमें। ठीक है, तो अगर आप सिंपली इक्वेशन अगर अप्लाई करते हो, ठीक, अगर आपने इक्वेशन अप्लाई करी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आपने अप्लाई करी, तो आप क्या देखोगे, बेसिकली द वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू, अच्छा याद रहे कि हमें साइन कंसीडर करने हीट एंड वर्क के लिए, तो Q माइनस डब्ल्यू था ना, देखो Q माइनस डब्ल्यू। ठीक है, लेट्स सपोज पर यूनिट मास बेसिस पे चल रहा है, तो ये S2 माइनस H1। ठीक है, अब लेट्स सपोज हीट ट्रांसफर 0 है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया, वैसे अगर नहीं होगा तो नहीं मानेंगे, बट लेट्स सपोज मैंने 0 कंसीडर कर लिया, तो होगा क्या यहाँ पे, वर्क ट्रांसफर विल बी व्हाट, H1 माइनस H2 लाइक दिस। तो ये H1 माइनस H2 है ना, ऑब्वियसली बात है, आपने एक हायर एंथैल्पी, हायर एनर्जी कंटेंट के साथ फ्लूइड को एंटर कराया सिस्टम में, उस एनर्जी कंटेंट का यूटिलाइज करके ही तो हमने वर्क डेवलप किया होगा ना, सिंपल सी बात है। तो H1 माइनस H2 तो होना ही था वो, बट आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में रखा, तो भी वही चीज है। ठीक है, तो जस्ट केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अजम्पशन हम अपने एंड से मान रहे हैं, बट क्वेश्चन में डिफरेंट भी हो सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो यार, ये चीज। टरबाइन को ऐसा दिखाने का पर्पस ये, क्योंकि जो आप फ्लूइड को एंटर करा रहे हो टरबाइन में, वो फर्दर क्या होता है, एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोसेस इन टरबाइन द वॉल्यूम विल बी हाई, तो यहाँ पे आपको ज्यादा साइज दिखाई देगा जनरली, ये रीजन भी होता है इस तरह के डायग्राम जो हम बनाते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम केस बात करते हैं, थर्ड ये हो जाएगा, फोर्थ नेक्स्ट।
ठीक है, टरबाइन हो गया। लेट सपोज आप कंप्रेसर की बात करते हो, ठीक है। कंप्रेसर की अगर हम बात करें तो कंप्रेसर लाइक दिस की, ठीक है, एंथैल्पी H1, एंथैल्पी H2, ठीक है। कॉमन सेंस वाली बात है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं सिस्टम को ताकि वो कुछ कंप्रेस करके दे हमें चीजें, ठीक है। अजम्पशन की अगर आप बात करते हो, जनरली अजम्पशंस जो हमारे रहेंगे वही सेम है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी is considered to be zero and change in potential energy is also considered to be zero, and सेकेंड पॉइंट अगर मैं हीट ट्रांसफर को भी जीरो कंसिडर कर लूं यहाँ पे, जो कि होगा नहीं, बट फिर भी लेट सपोज अगर हमने मान लिया, बाकी तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दी है। तो आपने अप्लाई करा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर माइनस वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू H2 माइनस H1। बट अब आपको एक चीज पता है कि जैसे अच्छा ये तो जीरो है, बट वर्क विल बी व्हाट, वर्क क्या होने वाला है, नेगेटिव साइन लगाएंगे हम यहाँ पे, है ना। नेगेटिव साइन लगाओगे तो फाइनली वर्क विल बी व्हाट, H2 माइनस H1, ये चीज, ठीक है। टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी का अजम्पशन क्यों लिया, टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी का अजम्पशन इसलिए लिया क्योंकि जो इनलेट काइनेटिक एनर्जीज हैं एंड आउटलेट काइनेटिक एनर्जीज उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। हाँ, अगर क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम कंसीडर करेंगे, एंड कंसीडर ना करने के पीछे रीजन ये है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डेवलप हो रहा है वो बहुत ज्यादा होगा इनके कंपैरिजन में, तो इनको अगर मैं कंसीडर कर भी लूं तो कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। बात समझ में आई? इनको अगर आप कंसीडर कर भी लो काइनेटिक एनर्जीज वाले टर्म्स को तो उतना खास चेंज देखने को मिलता नहीं हमें, वो रीजन रहता है। अभी जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो वर्क डेवलप है वो बहुत ज्यादा है। एक्चुअली क्या है ना, जो वर्क डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ द चेंज इन एंथैल्पीज, फ्लूइड कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है, कितनी स्पीड से एग्जिट कर रहा है। टरबाइन कंप्रेसर के केस में वो चीजें मैटर नहीं करती उतना, हाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ इफेक्ट है उसका, बट उतना इफेक्ट नहीं है जितना बेसिकली एंथैल्पीज के चेंज से हो रहा है, क्योंकि एंथैल्पी बेसिकली द टोटल एनर्जी कंटेंट हमारा वहां पे। बट हाँ, जब आप बात करते हो किसकी, डिफ्यूजर नोजल, तो वहां पे तो हमें सिर्फ वेलोसिटी इन काइनेटिक एनर्जी से ही मतलब है, इसलिए। बट क्वेश्चन में अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन होगा तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फिर, ये क्या लिखा, फोर्थ है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉयलर, फिफ्थ, है ना। बॉयलर की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज अगर आपका ये बॉयलर है, ठीक है। अब एंटर एंड एग्जिट, एंथैल्पी H1, ठीक है, एंथैल्पी H2, ठीक है। ना ऑब्वियस सी बात है बॉयलर है तो वी आर सप्लाइंग सम हीट ट्रांसफर, एंड ऑब्वियस सी बात है बॉयलर से हम कुछ वर्क एक्सपेक्ट करते नहीं, कुछ वर्क का लेना देना नहीं है, तो assumptions will be what कि पहली बात तो अगेन वही चीज, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंसीडर्ड टू बी जीरो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि पीछे रीजन ये है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम कंसीडर भी करते, बट होगी कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होगी। ऐसा थोड़ा ना कि विदाउट एनी वेलोसिटी वो एंटर करेगा सिस्टम, कुछ तो सर्टेन वेलोसिटी के साथ वो एंटर कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है, बट कंसीडर करूं भी तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, वर्क कुछ होना नहीं, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर से कुछ लेना देना नहीं, ये चीज। तो अगर आप बॉयलर की बात करते हो, सिंपली अगर आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करी, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो जो भी आपने हीट ट्रांसफर किया है, वर्क ट्रांसफर तो जीरो है, H2 माइनस H1, ठीक है। सिंपली H2 माइनस H1, बाकी सारी चीजें तो है ही नहीं, ठीक है।
अब ये बॉयलर है, बॉयलर के बाद अगर हम कंसिडर करें कंडेंसर, कंडेंसर भी सेम है, बस कंडेंसर में हो क्या रहा है, कंडेंसर में होगा क्या, बॉयलर के जस्ट अपोजिट ही होगी। क्या होता है कंडेंसर में? हाँ, हीट, बेसिकली हीट का रिजेक्शन हो रहा है। कंडेंसर का काम क्या है? हीट रिजेक्ट करना, ठीक है। ठीक है, कंडेंसर की हम बात करते हैं तो हीट रिजेक्शन, अगेन सर्टेन एंथैल्पी के साथ एंटर कर रहा है, सर्टेन एंथैल्पी के साथ एग्जिट कर रहा है। ये चीज सेम अजम्पशंस। assumptions वही change in kinetic energy, potential energy। ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हीट ट्रांसफर बट विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है हीट का, ठीक है। और H2 माइनस H1, फाइनली अगर आप लिखोगे तो इट विल बी व्हाट, हाँ किलोजूल पर केजी ट्रांसफर सब, हाँ Q आउट। तो विद नेगेटिव साइन अप्लाई किया तो फाइनल इक्वेशन क्या बचा, H1 माइनस H2, ये चीज, ठीक है। ये चीज, ये तो हो गया कंडेंसर। अच्छा, लास्ट एक पंप भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, पंप और कंप्रेशर में डिफरेंस क्या होता है? पंप और कंप्रेशर में डिफरेंस होता है कि भी नहीं होता है? तो तुमसे एक प्रेशर डालते हैं, पोटेंशियल मिलती है। तुम प्रेशर में एकदम प्रेशर से बढ़ता है तो प्रेशर क्यों कंप्रेशर से प्रेशर हेड नहीं बढ़ता है? कंप्रेशर वॉल्यूम कंप्रेस, तो प्रेशर भी तो बढ़ता है, उसमें क्या दिक्कत है? जेड, सर जेड बढ़ता है। पढ़ना इसके बारे में कि क्या डिफरेंस होता है पहले तो, ठीक है। तो ये कंडेंसर लिखा आपने, और क्या लिखा इसमें, ठीक है। इक्वेशन का, हाँ ये इक्वेशन, यही 3 इक्वेशन यूज होने वाली है, ठीक है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में। डायरेक्ट न्यूमेरिकल लिखते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक, हाँ तो पंप वाला तो आपको बताना है, पंप वाला आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखते हैं किसके लिए, हाँ आई थिंक ये गेट में आया है, ठीक है। तो जस्ट, ठीक है, विद इन मुझे लगता है 1 मिनट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, नो डाउट क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बट आई थिंक 1 मिनट में आप सॉल्व कर लोगे। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है वैसे, लैंग्वेज बहुत थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, सीबी मतलब कंट्रोल वॉल्यूम।
सॉल्व करो सर। आंसर करेक्ट होना चाहिए अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सेकंड चीज। फिर 21.90 किलोवाट। वन 193 नहीं, गलत है आयुष। देखो क्वेश्चन एक लाइन का है जस्ट। अब आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? बाकी लोगों का क्या कैलकुलेशन भी नहीं हो पा रहा है क्या? पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाली बात है यहाँ पे, तो और कुछ नहीं है। सिक्स 6.18 क्या आ रहा है? 6 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 6 आंसर नहीं। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने स्टेप्स लगेंगे? कितने स्टेप में हो जाना चाहिए क्वेश्चन? क्या लगता है? 7.59।
सार्थक करेक्ट 5.13। ठीक है, हीट ट्रांसफर कितना करेगा 54,000 किलो जूल पर आवर। हमें तो किलो जूल पर सेकंड से मतलब है, किलोवाट के टर्म्स में लिखना है हमें। तो कितना हो जाएगा बेसिकली ये 3600 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल एंड 3। कहने का मतलब ये ऐसा हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 3600 है ना पर आवर। तो ये 2 से 2 कैंसिल एंड ये आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 15। हाँ करेक्ट 15 यस। माइनस वक्त जो कि हमें निकालना है, मास फ्लो रेट 75 kg पर मिनट, मतलब 75 डिवाइडेड बाय 60। डेल्टा एच कितना दिया, 8 दिया डायरेक्टली। अच्छा राइज दिया, ड्रॉप दिया होता तो नेगेटिव साइन लगाते, सिंपल सी बात है। राइज बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। सी डी स्क्वायर माइनस सी वन स्क्वायर कितना, एग्जैक्ट कितना है 20। 20 का स्क्वायर माइनस व्हाट, आई थिंक 40 है ना, 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000। जी 9.81। एलिवेशन का चेंज कितना है 150 और 150 डिवाइडेड बाय 1000। ये इक्वेशन सॉल्व करना है जस्ट। 5.13 विल बी द आंसर, ठीक है 5.13 विल बी द आंसर। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ वैल्यूज रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स गिवन होते हैं। तो वेलोसिटीज रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी रखना है, एंथैल्पी का चेंज, मास, वर्क, हीट। तो आंसर रखने में शायद मे बी, वो वैल्यूज रखने में मे बी शायद मिस्टेक होती है। ठीक है 5.13 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट 1 मिनट में हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1 मिनट्स। सॉल्व करो।
85 से हम्म 85 कितना आंसर आ रहा है? 115? नहीं नहीं, 115 नहीं है। सूर्य 85। हाँ, 85 इज द करेक्ट आंसर एक्चुअली। 85 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? यस सिद्धार्थ, सत्यार्थ, बिल्कुल ठीक है। 85 इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है? अच्छा, इसका मतलब तो समझिए क्या होंगे, है ना? ये चीज हीट एंड वर्क की कोई बात बोली नहीं है तो कंसीडर करने का मतलब नहीं है। बाकी वेलोसिटी एंड एंथैल्पी के बारे में बात बोली है तो बस क्या करना था, सिंपल बैलेंस तो करना है। वो इक्वेशन लगाओ, आंसर आएगा 85। विपुल, यस विपुल, करेक्ट आंसर 85 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करो इसे।
किलो जूल में आंसर बताना है, आप जूल पर सेकंड में बता रहे हो। 3.5, 2.5, नहीं। पर सेकंड कहां से लगा रहे हो? जूल, जूल, किलो जूल के टर्म्स में 5 आंसर नहीं है एक्चुअली में। 3.5, 3.4, नहीं नहीं। क्वेश्चन को ना दोबारा से पढ़ो, आंसर गलत आ रहा है बिकॉज आपने क्वेश्चन करेक्टली पढ़ा नहीं है, और जो वैल्यूज दे रहे हैं उनका कुछ मतलब भी है। वन 1.35, नहीं नहीं सिद्धार्थ, नहीं नहीं। देखो बहुत ही छोटी सी चीज आई थिंक मिस कर रहे हो आप, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो, कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी चीज है जिसको आप मिस कर रहे हो। नहीं नहीं, वो तो उसने बोल दिया ना, इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब Q इज 0, 0.35 नो, -3.5 नहीं नहीं नहीं। सीवी का रोल तो अब आपको सोचना है, सीवी का रोल ऐसा होता है जैसे पिक्चर में कैमियो रोल नहीं होता है। सॉल्व करो, इसमें क्या है, सीवी का रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सीवी का। ठीक है, ये लाइन अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो जूल, आयुष 4.5, हाँ 4.5 इज करेक्ट। अंशुल 4.5, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। देखो अब एक और चीज याद रखो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो छोटी छोटी चीज है, मैग्नीट्यूड लिखा ना, अब अगर NAT है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, और ये चीज लिखा है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है
और हमने तो पता है आंसर कि नेगेटिव आ रहा है और हमने नेगेटिव भी आगे अटैच कर दिया उसका, मतलब नेगेटिव भी लिख दिया, तो आंसर हमारा होगा गलत। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखा होता, मेंशन नहीं होता कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना, सिंपली लिखा कि वर्क डन बताना है, तब आपको माइनस भी लिखना चाहिए फिर। ठीक है, इन छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना है चीजें। अब बात को समझो यहाँ पे कि हमारे पास इक्वेशन है क्या। इक्वेशन हमारे पास ये है कुछ, ये इक्वेशन हमारे पास, ठीक है। अब डेल्टा एच क्या होगा, पहली बात सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, डेल्टा एच क्या है। जिनका आंसर आया तो डेल्टा एच क्या कंसीडर किया, व्हाट इज डेल्टा एच, व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर बढ़ाना है। एमसीवीडीटी कैसे, एमसीवीडीटी कैसे, हाउ, कैसे पता चला आपको कि एमसीवीडीटी रखना है। देखो डेल्टा एच हमें चाहिए, तो पहले एक बार आप देखो, एच इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी प्लस द फ्लो वर्क, है ना। दिस इज फ्लो वर्क, दिस इज इंटरनल एनर्जी, एंड हमें सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात कर रखी है, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर के बारे में बात कर रखी है। तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज। अब बात को समझना ये चीज, अब क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रेशर चेंजेस या फ्लो वर्क के बारे में कुछ चीजें मेंशन नहीं, और साफ क्वेश्चन में लिखा है इफ देयर इज नो चेंज इन एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी, एनी अदर कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो बाय डिफॉल्ट हमें इस चीज को कंसीडर नहीं, इसको क्या जीरो कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी चीजें मेंशन नहीं, अदरवाइज प्रेशर मेंशन होता कि ऐसा कुछ फ्लो वर्क चेंज हो रहा है, वो चीजें सिर्फ आपको टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर चेंज के बारे में बोल रखा है, तो आपको सिर्फ टेम्परेचर चेंज मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर मैं यहाँ पे जो रखूंगा, इट इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू रखना पड़ेगा मुझे, एंड विच इज व्हाट, सीवीडीटी, सीवी डेल्टा टी, इस तरीके से, मास से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीवीडीटी इस तरीके से। दूसरी चीज, अच्छा ये तो हीट ट्रांसफर तो कर बोल ही रखा है, जीरो आइडियाबैटिक क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा था। वर्क डन ऑन आइडियाबैटिक सिस्टम, ठीक है, ये चीज है। वेलोसिटी चेंजेस इतना ठीक है, वेलोसिटी चेंजेस, एलिवेशन इंक्रीजेस, ये सब टेम्परेचर का इंक्रीज 1 केल्विन, हाँ बस ये चीजें देखिए, बस अब इसमें वैल्यूज रख दो सारी, वर्क ट्रांसफर निकालना है ना। डेल्टा एच विल बी सीवी, सीवी का वैल्यू 100 जूल पर केजी केल्विन दे रखा है, ठीक है। डेल्टा टी इज 1 डिवाइडेड बाय आपको 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि हम 1000 के टर्म्स में लिख रहे हैं, मतलब किलो जूल के टर्म्स में लिख रहे हैं इस चीज को, ठीक है। प्लस C2 स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या चेंज है, वेलोसिटी 20 और 10, ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2000 प्लस जी, दैट इज, अच्छा जी का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन है इसलिए हम 10 ले रहे हैं, अदरवाइज 9.81 यूज करते हैं हमेशा। डेल्टा वाला कंसेप्ट, एक सेकंड, एलिवेशन का चेंज कितना है, 20 मीटर, हाँ ठीक है, एलिवेशन 20। डेल्टा वाला कंसेप्ट मैं समझ नहीं पाया, क्या बोल रहे हो, डेल्टा क्या, क्या ये डेल्टा इसकी बात कर रहे हो क्या, अरे डेल्टा, अरे dt मैं सीवी dt लिखूं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं सीवी डेल्टा टी लिख दूं, मतलब टेम्परेचर का चेंज, डेल्टा dt मतलब चेंज ऑफ टेम्परेचर। सर आपने
अभी कहा ना कि सीवी एमसीवी, ठीक है, चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। वो इंटरनल एनर्जी का चेंज आप क्या लिखते हो, सीवी dt, मतलब dt व्हाट द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज। अरे अगर आपका C, लेट सपोज आपका C का वैल्यू इज कांस्टेंट, देन जो dt है इट विल बी, आप ऐसा करोगे C T2 माइनस T1, मतलब C डेल्टा T, है ना, इंटीग्रेशन के बाद। अगर आपका C कांस्टेंट, बट अगर आपका C कांस्टेंट नहीं है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। C एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा, देन वो इंटीग्रेट करके आएगा। जब C कांस्टेंट हो जाता है तो वो C डेल्टा T हो जाता है, dt। ठीक है, इसको आपने इंटीग्रेशन करा ना हीट ट्रांसफर निकालने के लिए, तो सी डी टी, अब सी कांस्टेंट है तो सी बाहर, dt का इंटीग्रेशन डेल्टा T2 माइनस T1, वो चीज, वो फाइनली डेल्टा T आ जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको ये चीज? सत्य, क्लियर हुआ क्या आपको ये चीज? हाँ ठीक है, चलो। पर सब कुछ ये लाइन भी होती है ना, रियली हाँ? होती है वाली। मास क्यों नहीं? अरे मास अभी मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया, मास अभी करूंगा मैं उसमें। हाँ, तो भी हम पीवी को जोड़ सकते थे। किसको? लाइन ना दी होती है। क्या लाइन? नो चेंज वाली लाइन दी होती नहीं नहीं, तब कैसे कर सकते हो? उसने मेंशन इसलिए तो लिखा है वो चीज, if there is no change in any other component of energy। पीवी जो फ्लो वर्क है बेसिकली प्रेशर एनर्जी है, बेसिकली अगर इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड बात करें तो प्रेशर एनर्जी का चेंज है। हाँ, मास करते हैं ना मल्टीप्लाई, मास करेंगे अब। तो इसको तो मैं पर यूनिट मास बेसिस पे लिख रहा था, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से जो भी आंसर है मेरा पर केजी के टर्म्स में, मास दिया है, मास मल्टीप्लाई जस्ट। ठीक है, तो सॉल्व करोगे फाइनली, फाइनल जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो ना, ये किलो जूल पर केजी है, और जब मैं वर्क निकालूंगा इट विल बी व्हाट, -4.5 किलो जूल आएगा मास मल्टीप्लाई करने के बाद। बट मैं नेगेटिव साइन को यूज नहीं करूंगा बिकॉज उसने मैग्नीट्यूड की बात करी है सिर्फ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में मेंशन, क्वेश्चन का सेंटेंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ मैग्नीट्यूड नहीं लिखा होता तब जब आप आंसर लिख रहे होते स्क्रीन पे तो अपने सिस्टम में, तो आप -b लिखते साथ साथ। ठीक है, हाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया है, हाँ दे रखा है तो तभी वो ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ। बट अगर सिंपली लिखा होता कि फाइंड आउट वर्क डन, तो आपको नेगेटिव साइन भी अटैच करना पड़ेगा, वो वाली चीज है। बट क्वेश्चन में वैसे मैग्नीट्यूड लिखा है ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वर्क डन बाय द सिस्टम होता है ना पॉजिटिव, हाँ हाँ, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, तो उसमें क्या है, पॉजिटिव होता है, यस करेक्ट। सही बोल रहे हो, पॉजिटिव होता है। अरे बात ये होती है कि आपको कई बार सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड लिख देता है। अब इन जनरल आपसे कोई वर्क डन पूछेगा कि ऑन द सिस्टम आपका नेगेटिव आएगा, तो आप नेगेटिव भी अटैच करोगे, वो चीज होती है। हाँ, वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पूछा है, आंसर आपका जो आएगा इट विल बी -4.5, बट मैग्नीट्यूड पूछा उसने सिर्फ। कई बार लेट सपोज अगर ये आपको डाउट है, अगर लेट सपोज ये लाइन नहीं लिखी होती, लिखा होता सिंपली वर्क डन बताओ, देन यू हैव टू राइट द माइनस साइन आल्सो, माइनस साइन लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज आप जब तक साइन नहीं बता रहे हो इट मींस या तो क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन हो, या क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन नहीं है, तब आप साइन को यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो चीज है। हाँ वही चीज बेसिकली। हाँ, एक और क्वेश्चन लिखते हैं।
Yes.
डिग्री सेल्सियस में आंसर बताना है, ठीक है, इन डिग्री सेल्सियस। ये 101 क्या है? ये इट इज वर्क। ठीक है, बाकी क्या है? सीपी। 32 यस करेक्ट, 32 इज करेक्ट आंसर। हाँ, प्रेशर इज कांस्टेंट, इट मींस कि बोलने का मतलब क्या है, द एंथैल्पी चेंज विल बी सीपी डेल्टा टी। सीपी डेल्टा टी विल बी द एंथैल्पी चेंज। ठीक है, इक्वेशन आप देखोगे, सॉल्यूशन। अच्छा, मास फ्लो रेट की जगह उन्होंने वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है, तो वहां से आप मास फ्लो रेट निकालोगे। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी। उन्होंने वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है ना, तो यहां से आप निकाल लो मास फ्लो रेट। ठीक है, ये चीज तो मास फ्लो रेट आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बस डेल्टा एच। बाकी और तो कुछ काइनेटिक पोटेंशियल हो तो है ही नहीं, वो तो कंसीडर करना ही नहीं है, ये आपका ऑलरेडी। अच्छा, ये तो दे रखी है वैल्यूज, -51 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 101। मास फ्लो रेट विल बी आर टी डिवाइडेड बाय प्रेशर इनटू वॉल्यूम फ्लो रेट। डेल्टा एच विल बी सीपी डेल्टा टी। सीपी डेल्टा टी इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 27 है ना, तो वी कैन राइट की टी माइनस T2 माइनस 300, इस तरीके से। तो आंसर जो आएगा यहाँ से, ठीक है, आंसर जो आने वाला है, इट इज अराउंड 32 डिग्री सेल्सियस। 32 एंड 305 केल्विन, यहाँ से आंसर आएगा। इट इज ठीक है, ये चीज वॉल्यूम फ्लो रेट दिया था आपको, वॉल्यूम फ्लो रेट से मास फ्लो रेट आप निकाल सकते हो। ठीक है,
हाँ हाँ बोलो। हमने ऐसा कुछ दिमाग लगाया कि हम पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन आ सकते हैं, मतलब जैसे हम ऐसा मतलब आधा ऐसा तो सोचते थे कि कांस्टेंट कैसे देकर जो हाँ। ट्रांसफर होता है वो एमसीबी डेल्टा टी के बराबर होता है, हाँ तो वहां से निकाल देते थे। हाँ वो भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, बट आप एक चीज, वो एक्चुअली फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से तो है, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा, ये क्या बचता है आपका एमसीवी डेल्टा टी। नहीं, ये एमसीवी डेल्टा टी तो ठीक है, लेकिन अगर आप फर्स्ट लॉ लगाते, आप एक चीज देखो, वो आप जो लगाने की बात करें वो क्लोज सिस्टम के लिए, बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है गैस इज हीटेड इन अ डक्ट एज इट फ्लोज, मतलब यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ऐसा कुछ सिस्टम है, मतलब आप ये समझो, ये आपका सेक्शन है, यहाँ पे आपका एयर एंटर हो रही है, यहाँ पे आपका ये ऐसे रजिस्टर लगा है, ऐसे कुछ, यस ओपन सिस्टम वाली बात। तो जब भी आपसे ओपन सिस्टम मेंशन होगा ना, तो आप हमेशा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही लगाओगे, क्लोज्ड वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोज्ड लगाओगे ना तो उससे आपका आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि जब भी आपको मेंशन है, वो डायरेक्टली मेंशन है कि वो फ्लो कर रहा है वहां पे, तो आप हमेशा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही अप्लाई करने वाले, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ये भी आपका गेट 2019 आई थिंक शायद उसमें आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी इससे रिलेटेड पार्ट हम फिर करेंगे मंडे को, कल बेसिकली हम थ्योरी ऑफ मशीन करेंगे शाम को, ठीक है, आई थिंक 5, हाँ 5 सेम टाइमिंग रखते हैं उसका। सोम का क्लास मॉर्निंग में चल रहा है, सोम अटेंड, सुबह मॉर्निंग में सोम चलता है ना आप लोगों का 8 से 10, अच्छा उसके बाद मशीन, मशीन डिजाइन नहीं चलता, अच्छा बीच में फिर, हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, यही 5 बजे रखते हैं, बाकी संडे को ना मॉर्निंग में रखेंगे 8 बजे से। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो कल यही सेम टाइम के 5 बजे हम थ्योरी मशीन में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स, फिर देन हम आएंगे डैम्पिंग वाले सिस्टम में, ठीक है। सेम टाइमिंग रहने वाला है 5 बजे वाला, फिर संडे को हम मॉर्निंग में रखेंगे 8 बजे या 7 बजे जो भी हो, ठीक है। चलो फिर देन थैंक यू, है ना, कल मिलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन। तो क्या सब